हेलो गाइस। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हो तो मैं इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, एनवायरनमेंट का। जैसे कि आपको पता ही है कि अब जेके पीएसआई और फॉरेस्टर का तो चलो पता नहीं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर का और फॉरेस्ट गार्ड्स का, इन सबके एग्जाम्स लाइंड अप है। तो अगर इनके एग्जाम्स होते हैं जैसे पीएसआई का, तो लेट्स से कि मार्च तक के चांसेस हैं होने के। और इन सारे एग्जाम्स में कॉमन पार्ट जो है एनवायरनमेंट का आने ही आना है और ठीक ठाक वेटेज का भी आना है। और हर एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स के नाम्स पूछ लेते हैं, या रामसर साइट्स के बारे में, या कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। तो बड़े सारे ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं जो यूजुअली बड़े लेंथी लगते हैं बच्चों को, और कभी कभी पढ़ते हैं, बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर भी चीज़ें याद रहती हैं नहीं रहती हैं, वो अलग से है। तो मैं एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करूँगा कोई टॉपिक पढ़ाने में। आज मैं सोच रहा हूँ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स स्टार्ट करूँ, और उसमें जैसे कि हमें पता है कि 100 एंड समथिंग नेशनल पार्क्स इंडिया में, 106-7 हैं, और रामसर साइट्स अब 85 हो गई हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, और यूजुअली रामसर साइट्स और नेशनल पार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वैसे भी 500 समथिंग है, तो उसका सवाल मुश्किल ही बनता है, ना मात्र है, कोई चांस नहीं है, अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रही है और करंट के हिसाब से उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो अलग सी बात है, वो भी चलो हम देख लेंगे। बट इस टॉपिक में आपको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और उनमें फ़र्क क्या होता है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स और ये कंजर्वेशन रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, जो है इनमें फ़र्क क्या होता है, और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड जो इस सब के बारे में देखती है। तो ये टॉपिक जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, उसको स्टार्ट करते हैं। और तो जब हमें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स पढ़ने हैं, तो उससे पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है IUCN। ये क्यों बनी, कैसे बनी, उसको ब्रीफली देखेंगे। इससे डायरेक्टली भी MCQ बन सकता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, या ये कब बनी थी, या फिर इसका UN में क्या स्टेटस है, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो IUCN है, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका ये नाम है। आप चाहे तो मेरे साथ साथ में लिख के नोट्स भी बना सकते हो, वरना ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, ये बनी थी 1948 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये करता क्या है, ये करता है गैदर डाटा, एनालिसिस करता है उसका, डाटा जो गैदर करता है उसका रिसर्च करता है। क्यों कर रहा है ये सब, क्यों कर रहा है, ये कंजर्वेशन के लिए, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की। किसी चीज के बारे में हमें पता होगा तभी तो उसको कंजर्व कर पाएंगे ना। तो उसके बारे में पता करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में प्रॉपरली पता करने के लिए, आपको उसके बारे में बहुत सारे डाटा पता होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल हमें एलिफेंट्स को कंजर्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीवियरिटी पता होनी चाहिए कि भाई कितना सीवियर है, उन पर कोई थ्रेट्स हैं तो कितने सीवियर हैं। ज्यादा सीवियर होंगे तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हम फॉलो करेंगे उसको कंजर्व करने में, अगर कम है तो कम करेंगे। तो इस सब के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। और ये एडवोकेसी एंड एजुकेशन में भी काम करता है, फॉर इट्स टू मीट इट्स गोल्स। तो ये सब काम जो है IUCN करता है। ठीक है, अब इसके साथ 1400 प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो IUCN जो है उसका UN में क्या स्टेटस है, इसका स्टेटस है एज एन ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस है। मतलब UN ने अगर किसी चीज के बारे में कंजर्वेशन के बारे में स्टेप्स लेने हैं तो इसको कंसल्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब UN ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बनाया था एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर बनाया था जब, तो इन दोनों की एस्टेब्लिशमेंट में IUCN का ये वाला रोल यूज हुआ था। IUCN ने पार्ट लिया था इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की एस्टेब्लिशमेंट में। अब हम पढ़ेंगे कि भाई IUCN को इंडिया ने ज्वाइन किया, कब किया। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो IUCN है, इंडिया इसका मेंबर बना अभी तक। चलो एक बार ना जल्दी से रिवाइज कर देते हैं IUCN के बारे में, आपको साथ में याद भी हो जाएगा। ये बना 1948 में, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स थे। ये करता था, गैदर करता था डाटा, एनालिसिस, रिसर्च, एजुकेशन एंड एडवोकेसी। ठीक है, और ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस था इसका UN में। ठीक है, और इस स्टेटस में ही UN ने जब WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जब बनाए थे, तो IUCN को कंसल्ट किया था। ठीक है, तो IUCN का जो स्टेटस था वो यूज हुआ था। अब इंडिया इसका पार्ट बना 1969 में। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ बन सकता है इसका कि इंडिया 1969 में। MCQ इनमें से भी बन सकता है, IUCN कब बना, कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, ये सब कभी बन सकता है। और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि
इंडिया के साथ रिलेटेड है। अब इंडिया जो है 2.4% लैंड है वर्ल्ड का, और 7 to 8% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज इंडिया में रहती हैं। तो ये डायरेक्टली एमसीक्यूज भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। अब जो IUCN है ना, ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स है। किसी भी स्पीशीज, फ्लोरा, फौना के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्होंने कलेक्ट करके रखी है भाई, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन सोर्स है पूरी दुनिया में फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, फंजाई, प्लांट स्पीशीज एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, वहां पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो IUCN जो है ना, ये एक लिस्ट, रेड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज जो है बनाते हैं, ठीक है। इसने रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज रखी हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या फिर नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न्ड है, या फिर उसके बारे में डेटा डेफिशिएंट है, या फिर उसको इवैल्यूएट ही नहीं किया, पता है हमें स्पीशी, बट उसको इवैल्यूएट नहीं किया क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट, उसकी पॉपुलेशन को इतना खास कोई खतरा नहीं है कि हमें उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी पड़े, क्योंकि हर एक चीज में तो फंड्स लगेंगे ना। तो ऑब्वियसली एफिशिएंटली यूज करने के लिए सबसे पहले हम फंड्स वहां यूज करेंगे जो चीज बहुत ही ज्यादा खतरे में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ऐसे ये 9 कैटेगरीज जो है वो मेंटेन करते हैं IUCN में। इनकी रेड डेटा बुक होती है एक, उसमें 9 कैटेगरीज हैं, और वो 9 कैटेगरीज के कभी कभी तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जेके SSB में, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सटिंक्ट को कैसे करते हैं डिनोट रेड डेटा बुक में, तो EX से करते हैं। ऐसी जो 9 कैटेगरीज हैं, अब मैं वो लिख रहा हूँ 9 कैटेगरीज। मैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ये मैं ऐसे स्क्रिबल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट है एक्सटिंक्ट, फिर है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब एक्सटिंक्ट का हमारे दिमाग में मतलब यूजुअली होता है कि जो चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती वो एक्सटिंक्ट हो गई है। ऐसी स्पीशीज जैसे डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत ही जनरल है। IUCN कैसे डिफाइन करता है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो पिछले 50 साल में देखी नहीं गई है कहीं भी, तो वो एक्सटिंक्ट मान लेते हैं IUCN वाले। अगर कोई भी ऐसी स्पीशीज है नॉट सीन इन द लास्ट 50 ईयर्स, तो उसको हम एक्सटिंक्ट मान लेंगे, जिसको ये EX से डिनोट करते हैं। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये कौन सी स्पीशीज होती है जो बाहर नहीं देखी गई, मतलब ऑन साइट नहीं देखी गई, जंगलों में नहीं देखी गई, बट जूज में हमारे पास पड़ी हुई है, जूज में है ये, या फिर किसी प्रोटेक्टेड एरिया में है। XC2 है ये। XC2 मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, XC2 मतलब आउटसाइड द नेचुरल होम, ठीक है। इन सीटू मतलब नेचुरल होम, तो आउटसाइड XC2 में आ जाते हैं जूज वगैरह। तो अगर कोई चीज जू में है बट बाहर कहीं पे भी नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। ये दो कैटेगरीज थी, बिल्कुल सीधी फेस वैल्यू, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब 3 जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज हैं प्लांट्स या एनिमल्स की जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे है, ठीक है, जो वाइल्ड में एक्सटिंक्शन की कगार पे आ चुकी हैं। अब कैसे मानेंगे कि एक्सटिंक्शन की कगार पे आ चुकी हैं, तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनकी 90% पॉपुलेशन इन 10 ईयर्स, पिछले एक डेकेड में 90% पॉपुलेशन इनकी गॉन है। मतलब फॉर एग्जांपल डियर्स थे, कोई टाइप के एक्स टाइप के डियर थे, वो 1 लाख थे 10 ईयर्स अगो 2014 में, और 2024 में वो 10,000 है। तो इनकी पॉपुलेशन 10 साल में 90% डिक्लाइन हो गई है ना, तो ये डियर एक्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाएगा। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं CR सर्कल में, इन सबको सर्कल में लिखना है, ठीक है। CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसकी एक है कि या फिर वो 90% पिछले 10 साल में खत्म हो गए हैं, या पिछले 3 साल में 25% डिक्रीज हो गई है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 25% पिछले 3 साल में, या 90% हुई है 10 साल में, या फिर इनका नंबर 250 से कम है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्पीशीज है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 250 ही बची है या उससे कम है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मानी जाएगी। या कोई ऐसी स्पीशीज है जिसकी पॉपुलेशन 90% डिक्लाइन हुई है 10 साल में, या 3 साल में 25% डिक्लाइन हुई है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मानी जाएगी। अब एक बार हम जल्दी से इसको कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आप बार बार ये चीज को वो नहीं करोगे ना, लिखोगे या फिर अपने दिमाग में फिर से रिपीट नहीं करोगे ना, तो आपको भूल जाएगा। तो जल्दी जल्दी करने के लिए हमने देखा एक्सटिंक्ट कौन सी है, जो 50 ईयर्स में लास्ट में देखी नहीं गई है, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो वाइल्ड में नहीं देखेंगे लेकिन इन XC2 है। XC2 मतलब आउटसाइड द नेचुरल होम है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसमें हमने 3 पढ़ा, 90% 10 साल में कम हो गई है, या 25% कम हो गई है 3 साल में, या फिर 250 से कम है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये होगी 3 कैटेगरीज, मैंने बोला टोटल 9 कैटेगरीज हैं। अब चौथी पे आएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, अब आएंगे एंडेंजर्ड पे। जो एंडेंजर्ड है इसको EN से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड में भी सिमिलर है, बट उसमें रेट ऑफ डिक्रीज थोड़ा कम है। 70% 10 ईयर्स में कम हो गई हूँ, अगर 70% डिक्लाइन हुआ है 10 ईयर्स में, या 20% डिक्लाइन हुआ है 5 ईयर्स में, या 2500 से कम है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, ठीक है। ये तो आपको समझाने की फिर से जरूरत नहीं है कि अगर कोई डियर 1 लाख थे और अब बचे हैं 10 साल के बाद बचे हैं हमारे पास 70,000 और 30,000, 70,000, 70% डिक्लाइन हो गया इनका, तो ये एंडेंजर्ड माना जाएगा। या फिर 5 साल में अगर देखें तो 1 लाख से 80,000 बचे हैं, या फिर टोटल उनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 2500 से कम है, तो एंडेंजर्ड माना जाएगा। 4 कैटेगरीज होगी, 1 2 3 4। 5th कैटेगरी आएगी वल्नरेबल। जो वल्नरेबल है इनका है 50, वल्नरेबल को VU सर्कल के अंदर, वल्नरेबल। इसकी क्या कंडीशन है कि 50%
10 साल में या डिक्रीज हुई है, या 10% 1 साल में, या लेस देन 10,000 है, तो वल्नरेबल है। 5 होगी। छठी आएगी नियर थ्रेटेंड। इनका ऑर्डर याद रखना, सीवियरिटी, कि किसको ज्यादा खतरा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड को सबसे ज्यादा खतरा है, उससे कम इंडेंजर्ड को, उससे कम वल्नरेबल। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी और हमने उसको कंजर्वेशन पॉलिसी बनाई कोई सरकार ने कि हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन को हम बढ़ाएंगे, जैसे टाइगर रिजर्व्स बना रहे हैं और एलिफेंट रिजर्व्स बना रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर उनकी पॉपुलेशन वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो ये मूव कर सकती है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी पहले, अब ये इंडेंजर्ड हो गई जी। तो ऐसे चलता रहता है ये सब, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना आपको। इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं बट मुश्किल है कि पीएससी में पूछ सकते हैं, एसएसबी में नहीं पूछेंगे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की कंडीशंस वगैरह। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सटिंक्ट कौन सी होती हैं, नॉट सीन इन द वाइल्ड पिछले 50 साल में, या ऐसा कुछ, तो ये सब बन सकता है। फिर छठी है नियर थ्रेटेंड। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आईयूसीएन कंप्लीट ही कर दूंगा कि आप चाहे यूपीएससी का पेपर दो, चाहे पीएससी का दो, किसी का भी दो, आपको नॉलेज होगी। और अगर आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज नहीं भी आएगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस होगा जब तो आप नेशनल पार्क्स वगैरह अच्छे से पढ़ोगे, उनमें कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, वो आपको मोर कंसोलिडेट हो जाएंगे आपके दिमाग में अच्छे से। तो नियर थ्रेटेंड जो होती हैं, ये होती हैं लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड। मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर वाली को हम बोलते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है सारी, लाइकली टू बी एंडेंजर्ड। नियर थ्रेटेंड कौन सी है, लाइकली टू बी एंडेंजर्ड। कोई कंडीशंस वगैरह कुछ नहीं है इसमें याद रखनी, बस है कि ये फ्यूचर में, इन द फ्यूचर में ये एंडेंजर हो सकती हैं। फिर आगे लीस्ट कंसर्न, इसको एलसी से करते हैं, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। इसको नियर थ्रेटेंड से भी कम इस पे खतरा है, इस स्पीशीज पे, इन स्पीशीज पे जो लीस्ट कंसर्न में आती हैं, तो इस पे लोएस्ट रिस्क, अबंडेंट, इस पे हमारे पास पॉपुलेशन इनकी है, ठीक है। 8th और 9th बची, आपको बस नाम याद रखने इन दोनों के, एक है डाटा डेफिशिएंट और एक है नॉट इवेल्युएटेड। बस आपको इनका ऑर्डर याद रखना है और डाटा। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल जल्दी से, ये 15-20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपका आईयूसीएन ऑलमोस्ट मैं पूरा कवर करूंगा। अभी आईयूसीएन का आगे थोड़ा सा बचा है, किसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं और इंडिया में कौन सी हैं, चलो वो भी इसी वीडियो में कर देंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। तो आईयूसीएन में हमने पढ़ा एक बार फिर से जल्दी से, 1948 में बना, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंडिया ने 1969 में ज्वाइन करा। डाटा गैदरिंग करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, एजुकेशन एंड एडवोकेसी, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सब पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा एक रेड डेटा बुक होती है इनकी, जिसमें 9 कैटेगरीज हैं। उन 9 कैटेगरी में सबसे पहले एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सब के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे कि आईयूसीएन में प्रोटेक्टेड एरियाज, जो मेन टॉपिक था वो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स पढ़ने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरीज कहाँ, किसने, कैसे, क्यों बनाई हैं। तो आईयूसीएन ने टोटल 6 टाइप्स की कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर की कैटेगरीज हैं इसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और सबसे मतलब जो बिल्कुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जहां पाई जाती होंगी उन जगहों को ये डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं 6 टाइप्स की जो कैटेगरीज है ना, आगे से करते हैं। आईयूसीएन में प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो 6 टाइप्स के इन्होंने दिए हैं, 6 वेज टू कंजर्व नेचर। कैटेगरी 1A 1B, कैटेगरी 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 टाइप्स की कैटेगरीज आईयूसीएन ने दी हुई हैं। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ होती हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस सबसे ज्यादा इसमें, सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो डिक्रीज हो रही है नीचे को, ठीक है। अब जो हमने कैटेगरी 1A पढ़ी, ये इंडिया में नहीं होती, लेकिन इनको स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स बोलते हैं। इंडिया में नेशनल पार्क्स होते हैं, वो कैटेगरी 2 में आते हैं, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स। कैटेगरी 1B विल्डरनेस एरिया बोलते हैं इसको। अब ये दोनों इंडिया में नहीं है, याद रखना, ये दोनों इंडिया में नहीं है। कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क्स, ये इंडिया में हैं और ये हमें पढ़ने हैं कौन सी स्टेट में कितने हैं, और हो सके तो उनमें कौन सी जो मेन स्पीशीज है वो कौन सी है और उसका स्टेटस क्या है। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ते हैं ना, जाचीगाम नेशनल पार्क में हंगुल डियर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो वैसे ही हम साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट होगी उनको देखते जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में हम सिर्फ आईयूसीएन को ही देखेंगे। तो कैटेगरी जो 3rd है, अब इंडिया में ये भी नहीं है, इसको बोलते हैं नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर। फिर कैटेगरी 4, इसमें आते हैं हैबिटेट
और स्पीशीज मैनेजमेंट के लिए ये होती है, मतलब स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन अगर करनी है ना किसी पर्टिकुलर स्पीशी की, तो उस एरिया को हम कैटेगरी 4 में डाल देंगे। और कैटेगरी 4 में हमारी आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वो स्पीशीज सेंट्रिक होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीशी को बचाना है तो हम कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे, ठीक है। कैटेगरी 5 में आते हैं प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स या सीस्केप्स। तो इसमें हमारे आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व्स या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये दोनों किसमें आते हैं, ये कैटेगरी 5 में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नेशनल पार्क IUCN की प्रोटेक्टेड एरिया में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो वो कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क्स। या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो कैटेगरी 4 में आते हैं। सीधे MCQs पूछ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कैटेगरी 5 में, और जो कैटेगरी 6 है इसमें कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, जो ट्राइबल एरियाज वगैरह होते हैं अगर डिक्लेयर किए हैं उसको कम्युनिटी रिजर्व तो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कौन से हैं, ये तो पढ़ा हमने। IUCN में 6 कैटेगरीज हैं, 1A 1B 2 3 4 5 6, ठीक है। 1A में आते हैं स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स, 1B में आते हैं विल्डरनेस एरिया, कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क्स, कैटेगरी 3 में आते हैं नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स, कैटेगरी 4 में आते हैं हैबिटेट बेस्ड, जैसे कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हैबिटेट और स्पीशीज मैनेजमेंट के लिए जो एरियाज को रिजर्व किया जाता है वो आते हैं इसमें। तो इंडिया में हम स्पीशी सेंट्रिक अगर हमें कंजर्वेशन करनी है किसी की पर्टिकुलर स्पीशी की, तो हम उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं। वो कैसे होती हैं वो सब आगे देखेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है JK SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बस नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, IUCN इंपॉर्टेंट हो सकता था इसलिए मैंने आपको ये पूरा ऑलमोस्ट करा दिया है। तो हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में एक तो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 5 है और कैटेगरी 6 है। कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क्स, कैटेगरी 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कैटेगरी 5 में आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, और कैटेगरी 6 में आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये हमने पढ़ दिया। बेयरली हाफ एन आवर की वीडियो हुई है और हमने IUCN कंप्लीट कर दिया। इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकते आपसे, बहुत ही रेयरली है कि कुछ पूछेंगे। PSC में भी क्या अगर क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बना देंगे, बोलेंगे आई यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू IUCN, तो एक स्टेटमेंट दे देंगे जी ये 1948 में बना था, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दे देंगे इंडिया ने 1969 में ज्वाइन किया। थर्ड में देंगे फॉर एग्जांपल थर्ड में दे दिया कि ये रेड डेटा बुक बनाते हैं जिसमें 8 कैटेगरीज हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फर्स्ट 1, सेकंड 1 and 2, थर्ड ऑल, फोर्थ नन। तो इसका आंसर आ जाएगा ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये नहीं है क्योंकि 9 कैटेगरीज थी। तो ये हो गया। वरना 1 लाइनर्स तो JK SSB में पूछेंगे कब बना, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेशनल पार्क्स सारे करा दूंगा आपको एक ही वीडियो में, और आपको साथ साथ में याद भी करा दूंगा। थैंक यू।